चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन तक देख लिया था। उसके बाद आपका थ्रेड मैनेजमेंट भी देख लिया था। जो अब हमारा जो सीपीयू शेड्यूलिंग वाला पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वेरियस एल्गोरिथम्स हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स आपके होंगे। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि सीपीयू शेड्यूलिंग में कौन कौन सी इंटिटीज क्या पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग को हम कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि प्रोसेस, अगर यूनिप्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं तो प्रोसेसर जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और प्रोसेस के पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत होती है या किसी इंटरप्ट के कारण सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को स्विच करना होता है। तो जब भी हम प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो दो टर्म आएंगे इसमें, एक आपका सीपीयू बस्ट होता है और दूसरा होता है आईओ बस्ट। ठीक है, तो सीपीयू बस्ट साइकिल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोसेस में, प्रोग्राम में, जो भी आपके उन प्रोग्राम से प्रोसेस के एग्जीक्यूटेबल कोड को जो आपका एग्जीक्यूट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस के साइकिल्स चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं सीपीयू साइकिल्स। ठीक है, और जो आईओ साइकिल्स की बात करते हैं तो आईओ साइकिल्स आपका वो पर्टिकुलर टाइम हो जाता है जितने समय के लिए आपको प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस का टास्क परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो जब भी एक हम प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस होती क्या है, प्रोसेस में जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ सीपीयू साइकिल्स फॉलोड बाय आईओ साइकिल। ठीक है, तो एक डायग्राम देखते हैं इसमें आपका। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम है। देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग में जैसे हम लोगों ने देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग एज वेल एज आपका जो मल्टी टास्किंग था, तो सम हाउ हमें करना क्या होता है, प्रोसेस के एक पर्टिकुलर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करके दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना पड़ता है। तो वजह जो भी रही हो, बट इस मतलब शेड्यूलिंग में जो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यूनि प्रोसेसर की बात कर लें, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट ए टाइम, एनी अदर मस्ट wait until the CPU is free. With multi-programming, when uh, one process has to wait, the operating system takes the CPU away from that particular process and gives the CPU to another process. Scheduling increases CPU and resource utilization. ठीक है, तो बेटर यूटिलाइजेशन के लिए अगर पर्टिकुलर हमारा जो फोकस सीपीयू पर है, तो सीपीयू को बेटर यूटिलाइज करने के लिए हमें मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होगा, सो दैट जो ये आइडल टाइम होता है विद रिस्पेक्ट टू अवर सीपीयू, दैट कैन बी मिनिमाइज्ड और दैट कैन बी मिटिगेटेड। ठीक है, अब जो सीपीयू, जो ये मैं बात कर रहा था, आपका पर्टिकुलर जो प्रोसेस होती है वो सीपीयू और आईओ बस्ट साइकिल से ही मिलकर बनी होती है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड आईओ वेट। ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिगिंस विद, ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो आपका सीपीयू साइकिल बस्ट में ही आएगा या सीपीयू बस्ट साइकिल में ही आएगा। Process execution begins with a CPU burst that is followed by an IO burst. Final CPU burst ends with a system request to terminate execution. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम CPU बस साइकिल या IO बस साइकिल की बात करेंगे तो स्टार्टिंग हमारी प्रोसेस की या प्रोग्राम की किससे होती है, इंस्ट्रक्शन की, वो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो कि जिसके लिए हमें सीपीयू बस्ट साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। जो एंडिंग होगी जिसको हम सक्सेसफुल टर्मिनेशन बोलेंगे, उसमें भी आपका प्रोग्राम किससे एंड होगा, सीपीयू बस्ट साइकिल से। बट इन बिटवीन प्रोसेस को इंटरप्ट और आईओ ऑपरेशन से डील करना पड़ेगा। तो ये बीच बीच में आपका जैसे जैसे आपका प्रोग्राम जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज पे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि कितने उसमें आपके आईओ बस्ट साइकिल दिए होंगे और सीपीयू बस्ट साइकिल कितने हैं। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है ये देखिए, ये आर्बिट्रेटली टाइम पर लिया गया हुआ है। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जैसे लोड स्टोर, ऐड स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल।
तो ये जैसे देखिए रीड फ्रॉम फाइल के करस्पॉन्डिंग एक इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ये लोड स्टोर, ऐड स्टोर, ये आपका क्या है, पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होंगे। दिस इज ऑल्सो अ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। क्या होगा, रीड फ्रॉम फाइल, तो यानी कि आपका इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो रीड फ्रॉम फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, जो भी कंसर्निंग हमारी डिवाइस कंट्रोलर होगा, कर्नेल उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, तो यहां तक आपका जो टास्क होगा वो सीपीयू एग्जीक्यूट कराएगा। जैसे ही डिवाइस कंट्रोलर का काम शुरू होता है, उसके बाद आपका क्या होगा, आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए रीड फ्रॉम फाइल, तो ये आपका जो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ तक हम सीपीयू बर्स्ट कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन या जितना भी समय लगेगा वो आपका वेट फॉर आईओ, जो ये पर्टिकुलर ब्लॉक बना हुआ है वो किस में आएगा, आईओ बर्स्ट साइकिल में। ठीक है, जैसे ही आईओ हमारा कंप्लीट होता है, देखिए स्टोर इंक्रीमेंट, इंडेक्स, राइट टू फाइल, ये दो इंस्ट्रक्शंस आपके प्योरली आपको जो दिख रहे हैं वो आपके सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड वाला भी सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगेन जो डिवाइस कंट्रोलर होगा फॉर आउटपुट ऑपरेशन वो एक्टिवेट होगा, और जितना टास्क पूरा करने में वो पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस लेगी समय, वो आईओ बस्ट में ही आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो राइट टू फाइल इस तरीके से, फिर लोड स्टोर, ऐड स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल इस तरीके से, और इस तरीके से आपका जो है सीपीयू बस्ट साइकिल और आईओ बस्ट साइकिल्स की जरूरत एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के जो आपका कोड लिखा होता है उसमें पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने, मैंने पहले भी बोला कि कितना उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और कितना आपका सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो दिस इज योर डायग्राम। तो डायग्राम बताने का मतलब क्या है, डायग्राम बताने का मतलब यही है कि यहां तक सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, ये जितना भी समय आपको दिख रहा है ये आपका छोटा समय हो सकता है या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, और वो तो डिपेंड करेगा कि कितना आपका कंटेंट रीड करना है, कितना कंटेंट राइट करना है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, ये जो आपका आईओ बस्ट लिखा हुआ है, ये आईओ बस्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से P1 के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और इफ देयर आर मेनी प्रोसेसेस इन वेटिंग क्यू लाइक P2, P3 एंड P4 इज आल्सो वेटिंग फॉर CPU for its turn, तो during this particular slot operating system can assign, माइक बंद करो भाई, किसी का माइक ऑन है। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर IO operations CPU can be assigned to another waiting process। अगर एक ही प्रोसेस है तो CPU शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब उसमें आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी, वेट करेगी, क्योंकि अदर कोई प्रोसेस है नहीं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी टास्क नहीं होता है कि दूसरी किसी प्रोसेस के में स्विचिंग परफॉर्म करे। फिलहाल मल्टी प्रोग्रामिंग की ही हम बात करेंगे, सिंगल प्रोसेस तो होती नहीं है। तो इतना जितना भी आपके पास ये समय दिया हुआ है, इसमें क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करेगा प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करेगा। कौन सी प्रोसेस को, जो कि वेट कर रही है मेमोरी में कि उनका टर्न आए। ठीक है, अब एक तो ये सीपीयू की स्विचिंग आपकी आ गई और रीजन बता दिया, और रीजन के साथ ही साथ बेटर यूटिलाइजेशन वर्किंग कैसे होती है। अब जो टर्म आता है शेड्यूलिंग की बात, तो शेड्यूलिंग जैसे आपको पता है, ठीक है, टाइम टेबल अपना भी बना हुआ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर शेड्यूल। ठीक है, 11 से 12 पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास होनी है, 12 से 1 इसकी क्लास होनी है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर हमारा शेड्यूलिंग बनी हुई है। तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, मेमोरी में आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं फॉर एग्जीक्यूशन, तो शेड्यूलिंग जरूरी हो जाती है। अब शेड्यूलिंग के वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस को पहले चांस मिलना चाहिए, किसके बाद अदर प्रोसेस को चांस मिलेगा, वेरियस पैरामीटर्स हैं। और वही पैरामीटर्स हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे, जिसको हम बोलेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उन पे भी हम आते हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ गया कि एक से ज्यादा अगर प्रोसेस फाइट कर रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें करना क्या होगा, यही करना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उन सब के लिए टर्न डिसाइड करेगा, यानी कि सीपीयू को शेड्यूल करेगा कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किस प्रोसेस को चांस मिलेगा। तो इसलिए ये डायग्राम जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सीपीयू और आईओ बर्स्ट के बीच में जो साइकिल आपका बनता है, तो ये स्लॉट, ये आईओ बर्स्ट, ये आईओ बर्स्ट, ये पर्टिकुलर एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं
इसी तरीके से वेरियस प्रोसेसेस का भी यही आपका स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, ठीक है। तो हम इजिली या ऑपरेटिंग सिस्टम इजिली क्या कर सकता है, अदर प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर सकता है, सो दैट वी आर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है कोई? नो सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। अब ये देखिए, जो शेड्यूलर टर्म आपने सुना हो या सिंपली, तीन तरह के हमारे पास शेड्यूलर होते हैं। एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है, सबके अलग अलग अपने अपने टास्क हैं। एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि जो शेड्यूलर का काम है, वो शेड्यूलर का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है। ठीक है, यानी कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन एक्चुअली ये टास्क जो परफॉर्म कराता है वो शेड्यूलर नहीं होता है। ठीक है, वो टास्क जो परफॉर्म कराता है का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एक प्रोसेस का जो सीपीयू के एलोकेशन है वो प्रोवाइड कराना, एज वेल एज दूसरे पर्टिकुलर स्लॉट या टाइम पीरियड होते ओवर होते ही पर्टिकुलर जो पहली प्रोसेस है उसका कंट्रोल सीपीयू से वापस लेना और जिसका शेड्यूल है उसको देना। ये काम होता है डिस्पैचर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे भी लिखा होगा शायद, तो ध्यान रखिएगा, शेड्यूलर का काम सिर्फ शेड्यूल करना है। वो एक प्रोवाइड करा देगा आपको एक डेटा कि इस टाइम पीरियड में इन प्रोसेसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है, ये आपका शेड्यूलिंग है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो ये टास्क परफॉर्म करता है कि सीपीयू का कंट्रोल एक प्रोसेस को असाइन करना या एक प्रोसेस से कंट्रोल सीपीयू का वापस लेके किसी और को देना, तो ये काम एक्चुअली होता है आपका डिस्पैचर का। ठीक है, और ये जो मैं बोल रहा हूं आपको कि एक प्रोसेस का कंट्रोल लेना और दूसरे प्रोसेस को कंट्रोल देना, इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में दोनों में कुछ ना कुछ गैप होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से सीपीयू का कंट्रोल लेना या स्टॉप करना या पॉज करना या इंटरप्ट करना, और दूसरी प्रोसेस जो कि शेड्यूलर ने बताई है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को उस सीपीयू का कंट्रोल प्रोवाइड कराना, इसमें कुछ टाइम आपका लगेगा और इस टाइम को हम बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। ठीक है, इस टाइम को हम बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। अब यहां पर देखिए, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, दिस शेड्यूलर सिलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम द processes in memory that are ready to execute and allocate CPU to that particular process। तो ये जो आपका allocate the CPU to that particular process, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका मतलब यही है कि मेन मेमोरी में जो हमारा पर्टिकुलर 10 प्रोसेस रखी हुई हैं, उन 10 प्रोसेस में किसका टर्न आएगा। तो मेनली अगर यूनी प्रोसेसर, बार बार जो टर्म हम यूज कर रहे हैं कि सिंगल प्रोसेसर है, तो सिंगल प्रोसेसर्स के लिए भी हमारे पास मेन मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेसेस आपकी एग्जिस्ट कर रही होंगी और उन प्रोसेसेस में किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना फॉर एग्जीक्यूशन, दिस इज द टास्क ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में आ जाइए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। अब इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, यहाँ पर जॉब पूल की बात करी जाएगी। डिसाइड हाउ मेनी प्रोसेसेस एंड विच प्रोसेस विल बी brought into the main memory for execution and which process execution will be deferred। ठीक है, तो अब देखिए क्या बात हो रही है, अब एक जॉब पूल की बात हो रही है। तो जॉब पूल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जॉब पूल हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या काम होता है, क्योंकि हमारे पास अगेन लिमिटेशन आ जाती है कि मेन मेमोरी में भी तो हम भाई सेकेंडरी स्टोरेज का जो आपका स्पेस है वो ज्यादा है और जो मेन मेमोरी का है वो कम है, ये तो सबको पता है। तो मेन मेमोरी में जो प्रोसेसर्स आ सकती हैं वो काफी कम होंगी और इन कंपैरिजन टू आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज में जॉब पूल में प्रोसेस रखी हुई है।
तो अब लॉन्ग टर्म का शेड्यूलर क्या है? अभी मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में मान लीजिए 10 प्रोसेस रखी हैं, तो उसमें से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना फॉर एग्जीक्यूशन, ये आपका शॉर्ट टर्म का शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है। लेकिन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम तब शुरू होता है जब उसको मेन मेमोरी में प्रोसेस मिलेंगी। जो 10 की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रही होंगी? वो जॉब पूल से आ रही होंगी। और वो जॉब पूल से कौन लेकर आ रहा है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि जॉब पूल में जितनी भी प्रोसेस रखी हुई हैं वो आपकी मेन मेमोरी की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि फिट हो जाए मेन मेमोरी में, उसमें आपका पुट करता है। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेसेस होंगी जो कि मेन मेमोरी में जाएंगी। ठीक है। तो डिफरेंस समझ लेना है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है। जॉब पूल है, फिर से अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करिए, डिटेल में जाइए कि इनिशियली आपने 10 प्रोसेस की बात कर ली, उसमें से मान लीजिए 2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो 2 प्रोसेस की जगह बन गई ना। लेकिन 2 प्रोसेसेस की जगह बन गई ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उतने पर्टिकुलर स्पेस में 2 की बजाय 4 प्रोसेस एग्जिस्ट कर जाए जो कि जॉब जॉब पूल में आपकी रखी हुई है। ठीक है। या 2 प्रोसेस आपकी जो मेन मेमोरी से आउट में, उसकी जगह एक ही कोई प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में फिट हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्पेस। ठीक है। तो ये काम है किसका? ये काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। चलिए 1 मिनट दीजिए। अब जो थर्ड की हम बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट? दैट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो अब देखिए 2 एक्टिविटीज आपने देख ली यहाँ पर। एक तो मेन मेमोरी में प्रोसेस होंगी, उनमें से एक प्रोसेस कोई सेलेक्ट होगी। ठीक है। दूसरा कि मेन मेमोरी में प्रोसेस कहाँ से आ रही है और उसको कौन लेकर आएगा, वो भी देख लिया। अब तीसरा देखिए जो हमारा टास्क होगा ये मल्टी प्रोग्रामिंग में, कि प्रोसेसेस हमारी स्वैप इन और स्वैप आउट दोनों होंगी। अब थोड़ा सा और आइए डिटेल में। ठीक है। इनिशियली हम कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर कर रहे हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं जिसको मीडियम टर्म शेड्यूलर की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गई, एग्जीक्यूट हुई। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, वही सब चीजें जो अभी मैंने आपको बताई। तो प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से स्वैप आउट कर देगा। क्यों? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जो हमारी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उनको, मान लीजिए जो प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है उनको बाहर लेकर आएगा। कहाँ लेकर जाएगा? मेन मेमोरी से बाहर। ठीक है। कि जब तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मोड में नहीं आता, तब तक आप बाहर रहिए। इन बिटवीन हम दूसरी प्रोसेस को आपका इन करा देंगे, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो वेट कर रही है कोई प्रोसेस तो। अदरवाइज इट विल रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ऐसे कि प्रोसेस को स्वैप आउट करना। ठीक है। अब देखिए, देखते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर का जो ये स्वैप इन स्वैप आउट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा काम आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है। मेन मेमोरी पे फोकस किए हुए, जैसे ही कोई आपकी पर्टिकुलर प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए या इंटरप्ट के लिए आपका कोई मतलब सिग्नल जनरेट हुआ, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? उस प्रोसेस को मेन मेमोरी से बाहर ले जाएगा। ठीक है। जब उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या इंटरप्ट ओवर होगा तो उसको मेन मेमोरी में वापस लेकर आएगा। ये काम होता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर का। आई थिंक यही 3 एक्टिविटी होती हैं जो कि हम मेमोरी और एग्जीक्यूशन के टर्म में समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है इसमें। मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम term scheduler can be advantageous to remove process from memory and the and thus reduce the degree of multi programming। तो मैंने अभी 2 टर्म आपको बोले थे कि अगर मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाना है या मल्टी प्रोग्रामिंग अगर वेटिंग प्रोसेस है ही नहीं, तो इट विल रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्यों? ये प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से बाहर ले जा रहा है। तो रिड्यूस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात ही इसीलिए हो रही है कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ रहा है तो उस दौरान हम क्या करना है?
प्रोसेस को मेन मेमोरी से स्वैप आउट करना है, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर से बोला जा रहा है कि इट विल रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डायग्राम देखते हैं। ये देखिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की ही तरह है कुछ कुछ। आप देखिए रेडी क्यू में वेरियस प्रोसेस रखी हुई है, ठीक है। ये पहले बीच वाला आप एरो देखिए, रेडी क्यू में रखी हुई है। एक प्रोसेस आपकी सेलेक्ट हुई, सीपीयू मिला, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हो गई विदाउट एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या विदाउट एनी इंटरप्ट, ठीक है। अब ये देखिए स्वैप आउट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्वैप आउट इधर लिखा हुआ है और ये देखिए इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू लिखी हुई है। तो मैंने इन दोनों का रीजन आपको पहले ही बताया था जब हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखा था कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उस प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम हटा सकता है दो वजह से। एक ये कि इंटरप्ट किसी तरीके से हो गया हो या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया हो। तो ये देखिए जो नीचे दिया हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या दिया हुआ, इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू क्यों बनी हुई है, इसका भी मैंने आपको अगर याद हो तो एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहाँ पर क्यू बनने का कारण क्या होता है। मान लीजिए P1 आई, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ, अभी P1 का जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इधर मान लीजिए P2 का सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था, P2 को भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो वो क्या करेगी, यहाँ पर क्यू में लग जाएगी। इसी तरह P3 क्यू में लग जाएगी, P4 क्यू में लग जाएगी। तो जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो भी हमारे पास लिमिटेड है, एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन आ सकते हैं। उन ऑपरेशन की ड्यूरेशन आपकी वेरी कर सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी आपकी क्यू बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस आ रही है जिसको हम P1 बोल रहे हैं, तो P1 को तो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है वो मिल गई, ठीक है। बट जो P2 आई, जब तक कि P1 का एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट या कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक P2 को चांस नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्यू बन रही है। इनपुट आउटपुट देखिए ऑपरेशन खत्म हुआ, वापस रेडी क्यू में आएगी। इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपका खत्म हुआ है लेकिन ऑलरेडी मान लीजिए P3 के पास सीपीयू का कंट्रोल था तो प्रोसेस हैज टू वेट, ठीक है। तो पहले उसको रेडी क्यू में ही जाना होगा, ऑटोमेटिकली वो सीपीयू पर कंट्रोल नहीं ले लेगी, ठीक है। तो ये पार्ट आपका आ गया। दूसरा देखिए स्वैप आउट जो प्रोसेस लिखी हुई है, पार्सली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस, ये किस केस में होगी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं है, सम आउट इंटरप्ट हुआ। अब इंटरप्ट होने का कारण मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मान लीजिए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है तो उस दौरान आपका अगर पैरामीटर जो सीपीयू शेड्यूलिंग में है वो प्रायोरिटी अगर ले रखा है तो जो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है विदाउट एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दौरान, विदाउट एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बिना भी स्वैप आउट हो सकती है। तो ये स्वैप आउट करी गई क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई थी। तो यहाँ पर देखिए पार्सली एग्जीक्यूटेड स्वैप्ड आउट प्रोसेस हुई, यहाँ पर आपका बना हुआ, फिर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्वैप इन किया जैसे ही इसका चांस आपका मिलेगा तो रेडी क्यू में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी एक क्यू बन रही है जो कि आपका हाई प्रायोरिटी है। मान लीजिए P1 के लिए हाई प्रायोरिटी P2 आई थी, P2 के ओवर हाई प्रायोरिटी आपकी P3 आ गई, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर पार्सली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस होंगी। अब P2 मैंने भी क्या बोला कि P1 एग्जीक्यूट कर रही थी, P1 के ऊपर आपकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस क्या आ गई, P2, तो P1 यहाँ पर आ गई। अब P2 के ऊपर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस क्या आ गई, P3 आ गई, P3 भी यहाँ पर आ गई। लेकिन P2 और P3 में जो प्रायोरिटी हाई है वो P3 की है तो रेडी क्यू में आएगी और P3 पहले जाएगी ना कि P2, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जितना भी आपका टास्क हो रहा है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ये आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेटर द प्रोसेस कैन बी री इंट्रोड्यूस इनटू मेमोरी एंड इट्स एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड वेयर इट लेफ्ट ऑफ। इसके लिए हमें पता है कि हमारा जो पीसीबी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्वैप इन स्वैप आउट का जो भी है स्टेट जो सेव होती है ऑपरेटिंग सिस्टम वो करता रहेगा पीसीबी में, और जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। This scheme is called swapping. The process is swapped out and is later swapped in by the medium term scheduler. तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए प्री एम्प्टिव शेड्यूलर, ठीक है। तो ये आपको अगर टाइप ऑफ शेड्यूलर देखे जाएं तो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, कि तीन शेड्यूलर हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो ओवरऑल एक्टिविटी मल्टी प्रोग्रामिंग में या प्रोसेसर जो आपका मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा उस दौरान इन तीनों शेड्यूलर का अपना अपना रोल है। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो।
मलिक साहब कोई डाउट है? शिवांश? चलिए ठीक है। मलिक साहब, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपने लिखा था, इसका क्या मतलब है? बताओ जरा, क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या कुछ? सर इसमें, हाँ सर, इसमें हाँ थोड़ा सा बताओ। डाउट है, तो ये करता क्या है वो क्लियर हाँ नहीं बताओ है। बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या कंफ्यूजन क्या हो रहा है? सर मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये थोड़ा सा मेन फंक्शन ये है, नॉइस आ गई। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर समझ में आया? यस सर, शॉर्ट टर्म शॉर्ट समझ टर्म गया। शेड्यूलर समझ में आया। तो उसमें होती क्या है, मेन मेमोरी में प्रोसेस बहुत सारी रखी होती है मेन मेमोरी में, ठीक है। उनमें से किसी एक प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा अगर सिंगल प्रोसेसर है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो मेन मेमोरी में प्रोसेसेस जो भी आ रही हैं, ये आपको क्लियर है अभी तक कि जो मेन मेमोरी में प्रोसेस आ रही हैं उससे कहीं ज्यादा प्रोसेसेस हमारी वेट कर रही होती हैं, जो कि रेडी होती हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ये क्लियर है? यस सर, यस है सर। ना? तो उनकी एग्जिस्टेंस कहाँ होती है? उनकी सेकेंडरी स्टोरेज में, प्रोग्राम में होती है, जो आपको जॉब पूल जो बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस आपका प्रोग्राम ही है जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो सारे प्रोग्राम्स आपके क्या है, जॉब पूल में रखे हों, जो कि रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो जॉब पूल में क्या होता है, जॉब पूल की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? आपकी मेन मेमोरी की कैपेसिटी से। मेन मेमोरी तो काफी लिमिटेड होती है, लेकिन जॉब पूल में आपकी बहुत सारी प्रोसेस रखी जा सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उस जॉब पूल को रेफर करेगा, और जो भी पैरामीटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया होगा, वो एल्गोरिथम्स अभी आप देखोगे, जो भी पैरामीटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एनालिसिस करता है कि मेन मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, और जो हमारे पास जॉब पूल में प्रोसेसेस रखी हुई हैं उनमें से कितनी प्रोसेसेस को हम इन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये टास्क किसका है? ये टास्क आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। कि सबसे पहले इनिशियली आपका होगा क्या, जॉब पूल में प्रोसेसेस रखी होती हैं, जॉब पूल से मेन मेमोरी में आती है, और मेन मेमोरी में कुछ लिमिटेड प्रोसेसेस ही आ सकती हैं। तो वो जो लिमिटेड प्रोसेसेस आ सकती हैं उसका डिसीजन कौन लेता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेता है, आफ्टर द एनालिसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में जाएंगी। तो दो टास्क हैं, कितनी प्रोसेसेस मेन मेमोरी में ले जानी है, और कौन कौन सी प्रोसेसेस मेन मेमोरी में ले जानी है। दूसरा, मैंने इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मान लीजिए कि दो प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी से बाहर हो रही हैं, मतलब उनका एग्जीक्यूशन, एक आइडियल एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जीक्यूशन पहले 10 प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट कर रही थी, अब दो प्रोसेसेस आपकी आउट हुई। तो दो के प्रोसेसेस के करस्पॉन्डिंग कुछ स्पेस आपका मेन मेमोरी में खाली हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी प्रोसेसेस का जो आपका साइज होता है या प्रोग्राम जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही जॉब पूल से डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर मान लीजिए से प्रोसेस पीएन है, वो आपकी मेन मेमोरी में इन हो सकती है, ठीक है। तो वो मान लीजिए दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये पूरा टास्क आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, ठीक है। यस सर। अब समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलो ठीक है। तो तीनों आपके पास शेड्यूलर समझ में आ गए, सबका अपना अपना रोल है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग आपको पता है, प्रीएम्प्शन का मतलब क्या होता है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग अगर आप अलाउ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर रहा है, तो वहां पर प्रीएम्पशन होगा ही होगा, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक्स प्लेस अंडर द फॉलोइंग फोर सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, ठीक है, आईओ रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर प्रीएम्पशन होगा, तो डिसीजन लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आईओ में अगर चला गया है तो किस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमें सीपीयू एलोकेट करना। व्हेन प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, रेडी स्टेट में भी आपने देखा है प्रीवियस उसमें कि एक से ज्यादा, जैसे ये रेडी क्यू बनी हुई है, तो रेडी स्टेट में आपकी एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पर देखिए इनपुट जो आईओ वेटिंग क्यू बनी हुई, यहाँ पर भी एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगी। तो यहाँ पर आपकी जब एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस दौरान आपका सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। थर्ड वन, व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट हो गया,
ये वेटिंग स्टेट आ गया, और ये प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, ये भी आपका ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ठीक है, ये आपका रेडी क्यू में आ रहा है, ये आपका जो डायरेक्ट आपका सीपीयू से वेटिंग आईओ वेट के लिए तब आ रहा है, इसके बाद आपका रेडी क्यू में जा रहा है, और एक रेडी क्यू में यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो तीन आपके पास आ गए। रनिंग स्टेट से आपका वेटिंग स्टेट में जा रहा है आईओ रिक्वेस्ट पर। रनिंग स्टेट से आपका रेडी स्टेट में जा रहा है, जो भी आपका मैंने आपका बताया था इंटरप्ट जब होता है, ये देखिए लिखा भी हुआ, एन इंटरप्ट अकर्स एंड व्हेन स्विचेस, जब आईओ आपका कंप्लीट होता है, आईओ व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स, ठीक है। तो प्रोसेस टर्मिनेट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस दी हुई थी, ठीक है, और यहाँ से सिंपली सीपीयू हुआ, सीपीयू से बाहर गई, तो बाहर से जैसे ही जाएगी तो हमारे पास एक नई प्रोसेस आ जाएगी, उसको सीपीयू एलोकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीपीयू जो है, शेड्यूलिंग जो है पैरामीटर टेक्स प्लेस, when scheduling takes place only circumstances 1 and 4, it is non preemptive or cooperative, otherwise it is preemptive। इसका आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, सारा एक्सप्लेन है, कुछ भी ऐसा नहीं मैंने आपको बोल दिया कि आपको ढूंढना है तो कुछ टफ टास्क है, कोई टफ टास्क नहीं है। एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। 2 मिनट जरा देख लीजिए, बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ। 2 मिनट इसको देख लीजिए। 5 आपके पास शेड्यूलिंग पैरामीटर होते हैं या शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होते हैं। यूटिलाइजेशन सीपीयू, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड थ्रूपुट। नहीं, एक और हो गया, थ्रूपुट तो सामने लिखा हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड लास्ट वन इज रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम। तो इनको जरा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको, हाँ भेज दूंगा, सारी भेज दूंगा यार, हाँ ठीक है, लेक्चर और पीपीटी सारी भेज दूंगा। हम्म, देखना ही रहा सही से। रुको, अच्छा भाई, वेट करो, भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल देख लो इतना, फिर बाद में बाकी चीजें भेज देंगे। 2 मिनट यार देख लो, ठीक है, थोड़ा सा बस 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर शुरू कर रहा हूँ, इसको पढ़ लो। तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में क्या होता है कि जब भी हम एल्गोरिदम्स की बात करेंगे आगे, तो एल्गोरिदम्स इन्हीं क्राइटेरियाज पे वर्क करेगी, ठीक है। मतलब हम अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहें या कंपेयर करना चाहें एल्गोरिदम्स को, कि विच एल्गोरिदम इज बेटर इन विच सर्कमस्टेंसेस, तो उसके लिए हमें इन्हीं पैरामीटर्स पे आना होगा। जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा मैक्सिमम होना चाहिए,
ठीक है। और मैक्सिमम के केस में हमारा 0 से लेकर 100% हो सकता है। 0 उस केस में आपका होगा कि अगर कोई प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। या दूसरी चीज हम ये बोलें कि हमने ये पैरामीटर ही नहीं लगाया कि प्रियम्पशन हो, तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वेट कर रही है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन 0 हो गया, क्योंकि हमने वहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग को आगे लेके जाने का अलाउ ही नहीं किया हुआ। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस हमारी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होंगी फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, उतना ही एल्गोरिदम हमारी बेटर होगी। यानी कि सीपीयू हम के पास अगर हमेशा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कराने के लिए है, तो दैट एल्गोरिदम इज मच बेटर। ठीक है। तो सीपीयू को हमें आइडल नहीं रखना। तो वही चीज लिखी हुई है, वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेस। हमें सीपीयू को बिजी रखना है। जो मैंने भी बोला, सीपीयू यूटिलाइजेशन कैन रेंजेस फ्रॉम 0 to 100%। तो कुल मिला के जो एल्गोरिदम है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई वेटिंग प्रोसेस पड़ी हुई है, ठीक है, और सीपीयू फ्री पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीपीयू भी फ्री है और हमारे पास वेटिंग प्रोसेस भी रखी हुई है क्यू में। ठीक है। तो एटलीस्ट एक प्रोसेस आपकी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रही हो किसी भी समय, तब आपका ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो बेटर आपका यहाँ पर वर्क करेगा। और जो एल्गोरिदम इस पैरामीटर या इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है, वो एल्गोरिदम हमारी बेटर एल्गोरिदम कहलाएगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओवरऑल क्या है, जो यूटिलाइजेशन है 0 से लेकर 100% हो सकता है। हमें सीपीयू को जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना बिजी रखना। जो एल्गोरिदम ऐसा कर ले जाती है वो बेटर होगी। मतलब कहने का कि जो सीपीयू है वो किसी भी समय पर अगर हम देखें, तो सीपीयू और वेटिंग क्यू की वेटिंग प्रोसेस की बात करेंगे कि सीपीयू अगर एग्जीक्यूट कर रहा है एक प्रोसेस तो दैट इज ओके, और अगर सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो हमें वेटिंग क्यू देखना होगा कि वेटिंग क्यू में क्या कोई प्रोसेस पड़ी हुई है। अगर कोई प्रोसेस पड़ी हुई है तो हमारी एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं। ठीक है। सेकंड वन इज थ्रूपुट। तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में आपकी कितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। दिस इज व्हाट, दिस इज थ्रूपुट। और पर यूनिट टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका 1 मिली सेकंड हो सकता है, 1 नैनो सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है। ठीक है। यानी कि 1 सेकंड या 1 नैनो सेकंड या जितना भी आपका टाइम की बात हो रही है, उतने टाइम में आपकी कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। तो एल्गोरिदम और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा कि थ्रूपुट हमारा ज्यादा होना चाहिए। यानी कि एक समय पर अगर हम देखें, पर यूनिट टाइम देखें, तो अगर दो एल्गोरिदम की कंपेयर कर रहे हैं, तो उन एल्गोरिदम्स के कंपैरिजन में अगर पर यूनिट टाइम में जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस जो एल्गोरिदम कर रही होगी, वो एल्गोरिदम अच्छी एल्गोरिदम मानी जाएगी। ठीक है। देखें और कुछ छूटा तो नहीं। वन मेजर ऑफ वर्क इज द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम unit called throughput. For long process, this rate may be 1 process per hour. For short transaction, it may be 10 process per second. ठीक है। वही मैंने बोला है उसको, और जो लिखा है उससे कहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो पर यूनिट टाइम में हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम देखिएगा, यही हमारा टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को ही हम कैलकुलेट करेंगे अपने न्यूमेरिकल में। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम आपका वो टाइम होता है जब कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर करती है और फाइनली कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, कि प्रोसेस को कितने
नेटवर्क में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, ठीक है। अभी फिर से शुरू कर लेते हैं। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ये सर आ चलो रही चलो, है। वो नेटवर्क में थोड़ा सा वाईफाई थोड़ा फ्लक्चुएट किया होगा, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। कहाँ से छोड़ा हुआ था मैंने? टर्न अराउंड टाइम से। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जब भी एक कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर करती है और जो फाइनली एग्जिट करती है, ठीक है, वो पूरा का पूरा टाइम आपका क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में एंटर करी, जैसे कि रेडी क्यू में आ गई, तो सिस्टम का एंटर करने का मतलब रेडी क्यू में आ गई, तो उसको चांस कब मिल रहा है? जैसे ही वो रेडी क्यू में आ गई उसका टाइम स्टार्ट हो गया, और फाइनली उसने जब भी टर्मिनेट किया है अपने आप को, तो रेडी क्यू से लेके टर्मिनेट स्टेट तक आने में जितना भी समय लगा है वो हमारा टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। अब इसके बीच में आप समझ सकते हैं कि थोड़ी देर उसने रेडी क्यू में वेट किया, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हुए, फिर इंटरप्ट हो सकता है, फिर आईओ हो सकता है। तो वो जितना भी टाइम आ रहा है वो सारा का सारा हमारा टर्न अराउंड टाइम में जुड़ेगा। और टर्न अराउंड टाइम कैसा होना चाहिए? टर्न अराउंड टाइम ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी एल्गोरिदम के लिए प्रोसेस की जब भी हम बात करेंगे तो लेस, ठीक है, एग्जैक्टली। जो टर्न अराउंड टाइम है वो हमारा कम से कम होना चाहिए। तो जिस एल्गोरिदम में हमारा प्रोसेस का एक जनरली हम देखेंगे टर्न अराउंड टाइम कम आएगा, वो हमारी एल्गोरिदम बेटर एल्गोरिदम कहलाएगी, ठीक है। The interval from the time of submission of a process to the time of completion is the turnaround time. ठीक है? The turnaround time is the sum of the period spent waiting to get into memory, waiting in the ready queue, executing on the CPU and डूइंग आयु। ठीक है, तो जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई थी वो सारी ये टेक्निकल सेंटेंसेस में लिखी हुई हैं कि रेडी क्यू से लेकर आपका फाइनल कंप्लीशन, और उस दौरान आपका इंटरप्ट हो सकता है, उस दौरान आपका आईओ ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो उस दौरान आपका सीपीयू एग्जीक्यूट भी करेगा इंस्ट्रक्शंस। तो ये तीनों चीजें जो हैं आपकी, या इनफैक्ट रेडी क्यू में जो आपका वेटिंग टाइम है उसको भी अगर जोड़ लें, तो चारों चीजों को आप इंक्लूड करेंगे तो वो सारी चीजें हमारी मिलकर बनेंगी टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब वेटिंग टाइम की बात करते हैं, तो वेटिंग टाइम बीच में आ ही गया। तो जितने समय के लिए जितना भी हमने ऊपर पढ़ा टर्न अराउंड टाइम में, टर्न अराउंड टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ कितना एक्सक्लूड कर दें वेटिंग टाइम निकालने के लिए? जो भी हमारे सीपीयू साइकिल्स हैं, यानी कि सीपीयू ने जितनी देर आपका एग्जीक्यूशन किया है प्रोसेस को, वो टाइम अगर हम हटा दे रहे हैं तो हमारा बचा हुआ टाइम आपका क्या कहलाएगा? वेटिंग टाइम, ठीक है। और एल्गोरिथम के लिए वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? लेस, ये भी आपका कम से कम होना चाहिए। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, 0 से 100%। थ्रूपुट आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम कम से कम होना चाहिए, और वेटिंग टाइम भी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कम से कम होना चाहिए। द सीपीयू एल्गोरिथम affect only the amount of the time that a process spends waiting in the ready queue. Waiting time is the sum of the periods spent waiting in the रेडी क्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेडी क्यू की ही बार बार बात हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रेडी क्यू तक पहुंचने के लिए जितना समय लग रहा है, और इनफैक्ट रेडी क्यू में जितना समय लग रहा है, वो सारा आपका वेटिंग टाइम ही कहलाएगा, ठीक है। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इंटरप्ट, बार बार यही 4-6 बार मैं बोल चुका हूँ, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इंटरप्ट और वेटिंग जो क्यू में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर लगा उसमें जितना वेट होगा वो सारा हमारा वेटिंग टाइम ही बोला जाएगा, और वेटिंग टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए। ये वेटिंग टाइम में अगर हम हमारा सीपीयू बस टाइम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? टर्न अराउंड टाइम। या टर्न अराउंड टाइम में से हम अपना जो सीपीयू साइकिल टाइम है या सीपीयू बस टाइम है उसको अगर हम निकाल दे रहे हैं तो वो हमारा वेटिंग टाइम बन जाएगा, ठीक है। रेस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि प्रोसेस का जो जितने समय में हमारी प्रोसेस आउटपुट देना शुरू कर देगी। देखिए, दो चीजें हैं, एक ये होती है कि प्रोसेस ने आउटपुट देना शुरू कर दिया, और एक ये होता है कि फाइनल आउटपुट दिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। तो जो रेस्पॉन्स टाइम की बात की जा रही है, रेस्पॉन्स टाइम में हमारा पहली चीज ये है कि जब भी हमारी कोई प्रोसेस पहला आउटपुट या पहला डेटा स्ट्रक्चर्स की वैल्यू जो है फाइनलाइज करती है, उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम।
और ये टाइम कैसा होना चाहिए, ये टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए। इन एन इंटरेक्टिव सिस्टम टर्न अराउंड टाइम मे नॉट बी द बेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। अ प्रोसेस can produce some output fairly early and can continue computing new results while previous results are being output to the user, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में क्या किया है, स्टार्टिंग में जल्दी से जल्दी आउटपुट आ गए हैं और फिर उन्हीं आउटपुट के साथ नेक्स्ट आउटपुट को फाइंड आउट करने की प्रोसेस कोशिश कर रही है, लेकिन जो बाद के जो हमारे आउटपुट्स हैं वो आपके लेटर आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया जा सकता है। अनदर मेजर इज द टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, ठीक है, ये है आपका। Another measure is the time from the submission of a request until the first response is produced. This is called a response time. Is the time it takes to start responding, not the time it takes to output the response. ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा आउटपुट, और वो सही है या गलत है वो तो बात की बात होगी, लेकिन कंप्लीट आउटपुट की बात ना करके जो पहला आउटपुट या पहला डेटा स्ट्रक्चर्स की या जो है वो प्रोसेस जितने समय में देना शुरू कर देती है उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो ये पांचों क्राइटेरिया आपको समझ में आया। नीचे देखिए डिस्पैचर दिया हुआ है, ये आपकी पीपीटी भी खत्म हो रही है अभी। तो ये पांचों जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं इसमें किसी को कोई डाउट है, कौन सा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये सब पता है आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, जो ये डिस्पैचर लिखा हुआ था इसको भी पढ़ लीजिए। डिस्पैचर गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। देखिए वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है क्या है, सिर्फ सेलेक्ट करता है प्रोसेस को, ठीक है। लेकिन प्रोसेस को सेलेक्ट करने के बाद एक्चुअली जो सीपीयू का कंट्रोल देना या कंट्रोल हटाना, ये काम किसका होता है, ये काम होता है डिस्पैचर का, ठीक है। डिस्पैच लेटेंसी भी मैंने बताई थी, वो भी लिखी होगी इसमें कहीं। टाइम इट टेक्स फॉर द dispatcher to stop one process and start another running is called as dispatch latency। इसको मैंने डिटेल में बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को से सीपीयू का कंट्रोल हटाना और दूसरी प्रोसेस जिसका भी टर्न है उसको कंट्रोल देना, इस पूरी एक्टिविटी में दोनों में कुछ टाइम गैप होगा, उस टाइम गैप को हम क्या बोलेंगे, डिस्पैच लेटेंसी। और ये डिस्पैच लेटेंसी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए, डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू करते हैं। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट है? 121 to 130 एनी डाउट? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। 121 to 130 एनी डाउट? नो डाउट। 131 to 140? 131 to 140? 141 to 150? 141 to 150? 151 to 160? 151 to 160? 161 to rest of the class? 161 to rest of the class? चलिए ठीक है, फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं भी देखते हैं लैब में ही ले लेंगे, बताने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।